स्किन में इन्फ्लेमेशन या सोजन आ जाती है और निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ इसके ट्रिगर का बायस बनती हैं। सोराइसिस जो है वो एक जेनेटिक डिजीज है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर हो जाती है। अगर हम कंट्रोल अर्ली नहीं करते तो समटाइम्स ये पूरे जिस्म पे फैल के एरिथ्रोडर्मा बन जाती है। एरिथ्रोडर्मा एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नाज़रीन, स्किन की बीमारियों की अगर हम बात कर लें तो ये इंसान को सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ही नहीं देती बल्कि इसे समाजी तौर पर भी उस शख्स को तन्हा कर देती हैं। जैसे ख़ास तौर पर हम सोराइसिस की बात कर लें, कुछ लोग तो आम एलर्जी समझकर इसे इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि बाज़ इसे कंटेजियस समझते हैं और मरीज से दूर भागते हैं कि कहीं उन्हें भी ये चीज़ ना हो। ऐसे ही है। और क्या ये बीमारी हमारे मुदाफ़त के निज़ाम की ख़राबी है? क्या इसका इलाज अब जदीद मेडिसिन में मौजूद है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर कंजा आफ्ताब। बहुत शुक्रिया वेलकम। आम अल्फाज में बताएं, ये होता क्या है चंबल सोराइसिस और क्यों होता है, क्या अलामात होती हैं और क्या एहतियात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सोराइसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो आपकी स्किन की सिर्फ स्किन डिजीज़ है और आपका अपना मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है, आपके एक मुदाफ़ती निज़ाम के खुली होते हैं जिनको हम टी सेल्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और सुपर एक्टिव हो जाते हैं। इतने एक्टिव होते हैं कि आपकी ही स्किन को तबाह करना शुरू कर देते हैं और आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन या सोजन आ जाती है और वहाँ पे ख़ारिश होती है और गोल गोल रेड कलर के प्लाक्स यानी कि निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं जिनके ऊपर ख़ारिश भी हो सकती है और सफ़ेद स्केल आता है और जैसे ही आप उसके ऊपर ख़ारिश करते हैं तो छोटे छोटे खून के धब्बे आते हैं। ये इसकी बड़ी ख़ास निशानी होती है और सोराइसिस अमूमी तौर पे स्टार्ट होती है आपकी कोहनियों की बैक से और आपके घुटनों के सामने वाले हिस्से से और समटाइम्स ये फैल के पूरे जिस्म पे भी फैल सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, वैक्सिंग या कोई और इस तरह की चीज़ें जिससे जो किसी को सूट नहीं की तो उसकी स्किन पे भी हो सकता है? जी वैक्सीन से तो ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं, पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन होता है, जैसे ब्रूफेन या कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। उन मरीज़ों में ख़ास तौर पे देखा गया है कि ये होता है कुछ लोगों को एंटी मलेरियल्स लेने से सोराइसिस ट्रिगर हो जाता है। तो कुछ दवाइयाँ इसके ट्रिगर का बायस बनती हैं, लेकिन आम तौर पे सोराइसिस जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, तो ये छूने से भी फैलती है कोई? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जिनको होता है उसके पास कोई बैठता भी नहीं है। खाने पीने में भी उनके साथ एहतियात कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। ये सिर्फ स्किन की एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी सोजन होती है आपकी अपनी स्किन पे, आप एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और वैसे भी ये 1 to 2% पॉपुलेशन में वैसे ही है। अच्छा। किसी को यूवी रे से ट्रिगर हो गई, किसी को दवाई खाने से ट्रिगर हो गई, किसी को ड्राइनेस से ट्रिगर हो गई। तो इसलिए सिर्फ आपने अपनी ही स्किन का ख्याल रखना है, किसी के साथ खाना खाने से, बैठने से बिल्कुल भी ये नहीं फैलती। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि 1 से 2% लोगों के अंदर तो ये वैसे ही मौजूद होती है, तो कहाँ तक अगर हम इसको देखना चाहें, को खुद से एनालाइज करना चाहे कि ये ठीक है, इसको मॉइस्चराइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, और कब आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं, अब आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये मामला ख़राब हो गया? जी बिल्कुल, सोराइसिस का जब भी हम इलाज शुरू करते हैं ना तो हम परसेंटेज देखते हैं कि आपके कितने % ऑफ बॉडी एरिया इन्वॉल्व है। तो जैसे ही हम कहते हैं आपके 9% से ऊपर जाता है ना बॉडी सरफेस एरिया, तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि उसके बाद आपकी तेज़ी से स्किन पे, पूरी स्किन पे फैलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और स्किन में तेज़ी से फैल जाती है। तो इसलिए अगर तो कुछ 1-2 प्लाक्स हैं जो सिर्फ आपके घुटनों के फ्रंट के ऊपर हैं या कोनी के आगे हैं, तो वो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें भी ज़रूर आपने अपने मौलिद से रब्ता करना है ताकि आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाएं ताकि कंट्रोल में किया जाए। अगर हम कंट्रोल अर्ली नहीं करते तो समटाइम्स ये पूरे जिस्म पे फैल के एरिथ्रोडर्मा बन जाती है। एरिथ्रोडर्मा एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसको मुसलसल अंडर केयर रखना पड़ता है। और क्योंकि आपको पता है स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है और हमारी प्रोटेक्शन है टुवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अगर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए और उस अंडर कंट्रोल ना आ रहा हो तो आप बड़ी तेज़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। अच्छा, हम देखते हैं अक्सर इसकी दवाइयाँ जो हैं सड़कों पर भी लोग बेच रहे होते हैं, स्पीकर्स में लाउडली बोल बोल के किस तरह की दवाई, वो कितनी कोई सूदमंद होती है? अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, ख़ास तौर पे स्टेरॉइड से भरे हुए कुश्ते खाने से, उससे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। स्टेरॉइड्स की गोलियां लोग देते हैं और उससे क्या होता है कि जैसे ही आप स्टेरॉइड छोड़ते हो ना तो एकदम से पूरे जिस्म के ऊपर सोराइसिस फैल जाती है। तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसे लोग जो कि मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं, वो इसका इलाज नहीं कर सकते, वो आपको हमेशा स्टेरॉइड्स पे लगा देंगे और जैसे ही आप वो छोड़ेंगे तो ये फिर तेज़ी से फैलती है और अंडर कंट्रोल नहीं आती है।
अच्छा, टेंशन डिप्रेशन का भी इसके साथ कोई ताल्लुक है? आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो क्या सोराइसिस भी बढ़ जाता है आपका? इस तरह का कोई लिंक है इसमें बिल्कुल प्रूवन? जी, बिल्कुल। न्यूरोक्यूटेनियस एक्सेस जिसको हम कहते हैं, न्यूरोक्यूटेनियस का मतलब है कि आपका ब्रेन डायरेक्टली आपकी स्किन के साथ इन कनेक्शन है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो सिर्फ सोराइसिस नहीं, अगर आपको एक्नी है तो एक्नी बढ़ जाएगी, अगर आपको डैंड्रफ है तो आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो डैंड्रफ ऐसे बढ़ जाती है बिल्कुल, किसी भी किस्म का एक्जिमा हो तो इसको हम न्यूरोक्यूटेनियस एक्सेस कहते हैं कि कोई भी आपको स्किन की डिजीज़ है तो जैसे आप परेशान या स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो वो बिगड़ जाएगी। सर अच्छा हमें कोई ये भी सजेस्ट करें कि इस दौरान किसी को अगर है तो वो साबुन शैम्पू क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें या इनको इग्नोर करें? अच्छा, ऐसा है कि केमिकल्स तो पसंद नहीं आते स्किन को। जब भी आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड होगी, उसमें सोजन होगी तो केमिकल्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आएंगी। तो आपने ऐसी सारी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हो, फ्रेग्रेंस हो, और बिल्कुल माइल्ड जेंटल क्लेंजर्स रखने हैं, बॉडी वॉश रखना है, और सादा पानी से भी धो लें तो काफ़ी है। लेकिन जिस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि सोराइसिस हमेशा खुश्की से फैलती है। जैसे आपकी स्किन ड्राई होगी ना, वहाँ पे पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने हमेशा गीले जिस्म के ऊपर नहाने के बाद चाहे कोकोनट ऑयल रख लें, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। जब आप डैम्प स्किन के ऊपर कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो वो इवनली मॉइस्चराइज कर देता है सारी स्किन को, तो उससे आपकी सोराइसिस काफ़ी हद तक या तो आने से ही बची रहेगी, और अगर आई भी है तो उसकी सेवेरिटी कम होती जाएगी। सही। अच्छा, इसका अभी जदीद तरीका इलाज क्या है? एक तो जो पिछली हमारी बात चल रही थी उसमें लोग सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे ये डिबेट हो रही होती है कि अगर किसी को सोराइसिस है तो वो जनाब गर्म पानी से ना नहाए, ठंडे पानी से नहाए। इसका भी अमल दखल होता है? इससे भी ट्रिगर होती है? जी, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स जो है वो स्किन को डैमेज करते हैं। हमारी स्किन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो अगर आप उससे बहुत ऊपर या उससे बहुत नीचे भी जाएंगे तो दोनों सूरतों में आपकी सोराइसिस ट्रिगर हो सकती है, एक्सेसिव ड्राइनेस हो सकती है, और उससे ट्रिगर हो सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर्स को हम अच्छा मानते हैं जो कि बॉडी के ऊपर हार्श ना हो, तो वो ठीक रहेगा। राइट। अच्छा तो इसका कोई मुस्तकिल हल भी है, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है? जी, इसका आज तक क्योर तो नहीं है, ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट्स का ये मतलब है कि आप अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन होती है तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं, लेकिन इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये अंडर कंट्रोल आ जाती है और कुछ अरसे के लिए बिल्कुल गायब हो जाती है। अगर आप अच्छा केयर करते हैं अपनी स्किन का, मुकम्मल इलाज करते हैं तो कुछ 1-2 साल आपके फ्री ऑफ डिजीज़ भी गुजर जाते हैं। तो अच्छा। इसमें बहुत सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स भी, अब जैसे बायोलॉजिक्स आ चुके हैं। आपने लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स की बात की, तो बायोलॉजिक्स एक ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि उससे आप बहुत लंबे अरसे तक रिमिशन में रह सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप उसका कुछ महीनों का कोर्स करेंगे तो 2-3 साल या शायद 5 साल आप बीमारी से आज़ाद रहेंगे। मेडिसिन कोर्स है ये? ये कुछ इंजेक्टेबल होते Okay. हैं, वो लगाने सही। होते हैं। राइट। जी। अच्छा, ये बताइए कि फिर सोराइसिस में कोई डाइट में भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, कोई जी, स्पेसिफिक? बिल्कुल बिल्कुल। डाइट का बहुत गहरा ताल्लुक है, ख़ास तौर पे फाइन कार्ब्स। फाइन कार्ब्स हम कहते हैं वीट और बेकरी आइटम्स और चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें, इनसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। समटाइम्स ये रेड मीट खाने से, यानी कि बड़ा गोश्त खाने से ट्रिगर हो जाती है। गार्लिक, लहसुन का इसमें बड़ा रोल है। कुछ लोग जैसे ही लहसुन खाते हैं तो उससे ये 2-3 मेजर फूड ग्रुप्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है, और ज़रूरी नहीं ये हर एक के लिए ही ट्रिगर हो। कुछ लोगों का ये ट्रिगर होता है और कुछ लोगों के लिए ये ट्रिगर नहीं होते। अच्छा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं कि कोई मौसम की तब्दीली आई है तो भी किसी को हो गया, जेनेटिकली तो चलें आपने बताया, और अगर इस तरह हो जाए घर में किसी को हो तो ये घरेलू टोटकों से हल हो सकता है? घरेलू टोटकों में सिवाय मॉइस्चराइजर के आप देसी घी लगा लें, आप कोकोनट ऑयल अच्छा। लगा लें, मतलब मॉइस्चराइज रखना है अपनी ठीक स्किन को। है। जिसको ओह, भी सोराइसिस है उसको ये बात जाननी चाहिए कि अब जैसे कुछ लोगों की विंटर्स में बहुत ट्रिगर हो जाती है और कुछ लोगों की यूवी रेज से ट्रिगर होती ओह। है, तो हर एक का ट्रिगर डिफरेंट है। यू हैव टू फाइंड कि मेरा ट्रिगर क्या है। क्या है? अगर आपकी गर्मी से पसीने से वर्ष हो रही होती है तो फिर आपको ऐसी कूलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। मतलब आपने गर्मियों में ज़्यादा यूवी एक्सपोजर या बाहर का धूप का गर्मी का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जिनकी सर्दियों में ट्रिगर होती है विंटर्स के साथ, ड्राइनेस के साथ, उनको सिर्फ ये कोकोनट ऑयल वाला एक मशवरा अगर वो मान लें तो वो काफ़ी हद तक सेटल रहते हैं। अच्छा, कोकोनट ऑयल लगाने में तो चलें ठीक है, लेकिन हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि आपका अंदर, आपकी बॉडी के अंदर अगर ड्राइनेस है तो वो फिर बाहर भी आपके शो होगी। तो कोई डाइट भी ऐसी है कि वो ली जाए तो उससे भी सोराइसिस जो है वो कम हो सके? जी जी, ये बड़ी सादा ज़ुबान में ये बात मेरे ख्याल में की गई है। इसको इन्फ्लेमेशन कहना चाहिए, बॉडी की सोजन कहना चाहिए। ड्राइनेस का लफ्ज़ मेरे ख्याल में ज़्यादा ठीक नहीं होगा। ये बॉडी की एक सोजन है और बॉडी की नहीं है, ये स्किन की इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स जो कि आपके क्लेंस करती हैं, बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों बहुत चला था कि आप अदरक का कावा पी लें, और ये
चीज़ें जैसे दालचीनी है, ये सारी चीज़ें इनकी हल्दी एंटी का बहुत इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड हैं, उस पर बहुत रिसर्च हुई है। बिल्कुल ऐसी सारी चीज़ें, और मैं ये कहती हूँ कि हमारे सालन में वो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें टमाटर, प्याज और सारे मसाला जात और लहसुन, अदरक, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ही डाइट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसे ओवर कुक करके तो उनकी जो अफादियत है उनको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा कंजा, ये सर में भी होती है, अक्सर होता है बाज़ लोग सर में बहुत ज़्यादा खारिश करे तो फिर पता चलता है उनके तो यहाँ पे भी मसला है, तो वो फिर कैसे, क्योंकि स्किन का तो समझ आता है, सर में बहुत सोराइसिस की बहुत सारी किस्में हैं एक्चुअली। आपने अभी जो बात की वो स्कैल्प सोराइसिस है, इवन नेल सोराइसिस भी होती है, इवन जॉइंट सोराइसिस भी होती है। तो सोराइसिस की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो आपकी स्कैल्प सोराइसिस है वो बिल्कुल डैंड्रफ की तरह आती है, लेकिन उसका फ़र्क क्या होता है कि डैंड्रफ में इस तरह प्लाक्स नहीं बनते, इसमें सोराइसिस में आपको इस तरह रेड तरह के प्लाक्स पूरे हेयर लाइन के साथ साथ नज़र आते हैं और उसमें खारिश करने से ब्लीड भी हो जाता है। तो ये सोराइसिस होती है, मतलब अगर किसी की डैंड्रफ बहुत स्वेयर है और वो कंट्रोल ही नहीं हो रही तो वो सोराइसिस है, तो उसका बाकायदा फिर इलाज होते हैं, उसके एंटी डैंड्रफ शैम्पूज उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं आपकी, लेकिन कुछ दवाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं ताकि उसको हम सेटल कर सकें। अच्छा कंजा, लास्टली मुझ समेत और भी बहुत सारे लड़कों का, ख़वातीन का भी ये सवाल है कि पतंगबाजी करते हुए कट्स लग गए हैं और वो तकलीफ दे हैं, मतलब आप कुछ खा रहे हैं तो वो उसमें सालन लग रहा है तो वहाँ पे आपको चुभन हो रही है, उसको हमें बताएं कि किस तरह से जल्दी ठीक कर सकते हैं। अरे उसमें जल्दी ठीक करने का एक तो ये तरीका है कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र रखें, सिंपल अच्छा पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र या सिंपल पेट्रोलियम जेली। इसको ही अगर आप सुबह शाम लगाएं ना तो 1-2 दिन में ये हील हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी के कुछ गहरे कट्स हैं तो भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्टेरॉइड लगाना पड़ेगा, लाइक क्लोबिडर्म और बेटनोवेट हर घर में होती है, 1-2 दफ़ा लगाएं या रात को लगा के उसके ऊपर क्लिंग रैप कर लें तो सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलें जी, ये मसले का भी हल निकाल दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई ये बड़ी परेशान जिल्द के मसाइल बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ देते हैं और जिल्द के मसाइल जल्दी होते हैं जल्दी हल होने चाहिए। जिल्द के मसाइल जितनी जल्दी हल हो जाएं वही बेहतर है। और अगर आपको लगे ऐसी अलामात हों और कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने मुआलिज से रब्ता करें।